दोस्तों आप लोगों का रेगुलर मेरे पास एक क्वेरी आ रहा था, वो ये था कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो न्यूली इंट्रोड्यूस कोर्स है बीए ऑनर्स जर्मन एंड जैपनीज प्रोग्राम, उससे रिलेटेड कुछ जनरल क्वेरी। वीडियो को आप लोग आराम से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, बहुत सारा जो है आपका क्वेरी सॉल्व हो जाएगा। तो जल्दबाजी के चक्कर में स्किप करके देखेंगे और फिर उसके बाद में आप चाहेंगे कि मैसेज कर देते हैं, तो उस तरीके से कोई फायदा नहीं होगा। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आपको कोचिंग से रिलेटेड जो भी क्वेरी होगा, जो पेड वाले बच्चे होते हैं उनका लेवल लगा होता है, उसके बाद ही जो है आपके क्वेरी को रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी किसी भी तरीके का जनरल क्वेरी है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो बीए ऑनर्स जर्मन एंड जैपनीज प्रोग्राम है, उससे रिलेटेड जनरल क्वेरी हमारा क्या क्या है। तो सबसे पहले जो है कि भाई साहब क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए कि हम इस एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं या इस कोर्स में जो है इनरोल कर सकते हैं अपने आप को। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका 10+2 यानी इंटरमीडिएट जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मिनिमम जो है आपका 50% मार्क होना चाहिए, तब जाके जो है आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। तो पहली चीज याद रखिएगा। बाकी जो है जितने भी नॉर्मल कोर्स अगर आप देखेंगे तो 45% जामिया लेता है, लेकिन इसमें यहाँ पर इन्होंने 50% रखा हुआ है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सीनियर सेकेंडरी यानी इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स है या नहीं है। पहली चीज क्लियर हो गया। दूसरा ये कि क्या यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन होने वाला है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो है एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय जामिया मिल्लिया इस्लामिया। तो जितने भी लैंग्वेज के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो सीयूटी के जरिए होता था, लेकिन ये न्यू है, तो जामिया अपना जो है खुद से एंट्रेंस कराएगा और जो है जामिया का यहाँ पर होम सेंटर ही आपको देखने को मिलेगा। जामिया कई सारे सेंटर दिल्ली में है, लेकिन वो जामिया का सेंटर अगर बात करेंगे तो जहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ फॉर्म्स आता है, जैसे बीएलएलबी हो गया, बीएनएसएसटी हो गया, इस तरीके कई सारे अलग अलग सेंटर भी है। लेकिन यहाँ पर जो देखेंगे तो जामिया का होम सेंटर जो कि आपको देखने को मिलेगा। तो एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंट्रेंस एग्जाम आपका इसका होने वाला है। सब चीज पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन ध्यान से भी देखिएगा। कितने नंबर का होगा? तो 100 नंबर का ये होगा। टाइम कितना मिलेगा? तो मिनिमम आपके पास में 90 मिनट होगा, लेकिन कई जगह जो है एंट्रेंस एग्जाम में जो है आपका 1 घंटा 30 मिनट ना होकर 15 मिनट भी हो चुका है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, अपनी मेंटेलिटी को बनाकर रखिएगा कि हो सकता है कि आपके पास में जो है 75 मिनट भी मिल सकता है ना। तो इस चीज का भी ध्यान आपको रखना है कि 75 मिनट में भी अगर आपको पेपर करना है तो करेंगे, है ना। क्योंकि 90 मिनट का फॉर्मेट जो कि नॉर्मल लैंग्वेज पेपर जितना भी होता है, या जहां पर भी जामिया का एंट्रेंस एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव देखेंगे वहां पर 90 मिनट होता है, लेकिन कुछ एंट्रेंस एग्जाम में इन्होंने अपना कम कर दिया था, 1 घंटा 50 मिनट कर दिया था। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है कि हो सकता है आने वाले टाइम में ये 50 मिनट कर सकते हैं, यानी अभी इसी एंट्रेंस एग्जाम में ये 1 घंटा 15 मिनट कर सकते हैं। पहली चीज। दूसरा ये कि इसका एंट्रेंस एग्जाम सेंटर कहाँ होगा? तो एंट्रेंस एग्जाम सेंटर जो कि दिल्ली जामिया मिल्लिया इस्लामिया में ही होगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका जो है एंट्रेंस एग्जाम जामिया में ही, दिल्ली में ही होने वाला है। यानी जामिया का गेट नंबर 7, 8 और उसके अलावा 20, 21 एंड उसके अलावा जो है 18, 17 जो भी आपका जामिया का गेट नंबर है वहीं पर आपका ये होने को मिलेगा, यानी ओखला में बेसिकली आपका इसका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। ठीक है, उसके अलावा टेस्ट डेट देखते हैं तो 14 सितंबर को, जो कि आने वाले 12 दिन के बाद में जो है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 12 दिन के बाद में 2 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 14 सितंबर को इसका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो फॉर्म डेट है वो जो है लास्ट आपके पास में 6 सितंबर, यानी अभी से जो है 4 दिन आपके पास में बचा हुआ है। तो देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने जामिया किसी कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम दिया था और आपका सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हुआ, या ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया फिर भी जो है आपका अगर नहीं हुआ, अभी स्पॉट का राउंड का जो है सेकंड आया है जिसमें आपके कुछ ही कोर्स जो है यूजी लेवल में आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना। तो अगर आप जामिया का पार्ट बनना चाहते हैं तो ये एक आपके पास में अच्छा ऑप्शन है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कुछ नॉर्मल क्वेरी, क्या आपको इसमें हॉस्टल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अभी हॉस्टल का जो सेकंड फॉर्म आएगा वहां पर आप जो है बेसिकली अप्लाई कर पाएंगे, तो जो प्रोसेस है उसको फुलफिल करेंगे उसके बाद में आपको हॉस्टल अलॉट हो सकता है। वो अब अलॉटमेंट से रिलेटेड जो उनका क्राइटेरिया उसको आप फुलफिल करेंगे तभी हॉस्टल मिलेगा। सभी फैसिलिटी मिलेगा, जितना फैसिलिटी अदर कोर्स को मिलता है वो सभी फैसिलिटी आपको भी मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये जामिया का रेगुलर कोर्स है ना। और ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज जो है आपका लैंग्वेज एंड ह्यूमैनिटीज के अंदर में जो है फैकल्टी के अंदर में ये कोर्स आएगा, है ना। तो इसमें आपको वो सारे फैसिलिटी मिलेंगी जो कि एक नॉर्मल कोर्स में या जामिया के जो अदर कोर्स है उसमें मिलता है। तो इतना चीज आई होप आप लोगों का क्लियर होगा। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं एंट्रेंस टेस्ट जो है उससे रिलेटेड या उसके सिलेबस को लेकर, है ना। तो एंट्रेंस सिलेबस जो है, देखिए ऑफिशियल सिलेबस आप जब जाके देखेंगे तो वहां पर 2 सेक्शन उन्होंने दिया है कि 40 मार्क्स का जो है आपका एमसीक्यू होगा, एंड जो है 60 नंबर का जो है आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। उस डिस्क्रिप्टिव में जो है इन्होंने कहा है कि ऐसे होगा और उसके अलावा कम्प्रीहेंशन होगा। ठीक है, हमने मान लिया, चलिए। लेकिन क्या वो उतना बोल देंगे उतना हमारे लिए काफी है? तो बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं कुछ चीजें यहाँ पर बता रहा हूँ, इससे आप अपने एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे से जो है तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और क्वालिफाई भी कर लेंगे। जनरल इंग्लिश में अगर देखते हैं तो कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए, कंप्रीहेंशन आपको करने आना चाहिए। ग्रामर में अगर देखेंगे तो वोकैब वगैरह आना चाहिए, वन वर्ड आना चाहिए, ये सारी चीजें जो है बेसिक ग्रामर जो कि आपको आना चाहिए। अब ये जो है ये सिंपल एमसीक्यू में भी ये ग्रामर आपसे पूछ सकते हैं, नो डाउट, लेकिन ज्यादा चांस है कि आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन जो कि पैसेज वाला होगा वहां पर आपको ये चीजें देखने को मिलेगा, जिसका प्रैक्टिस में अच्छे खासे लेवल पे आप लोगों को स्लॉट 8 तक करा दिया है। अभी जो है आपका जो है 3 से 4 मॉक मैं अभी लूंगा, फिर उसके बाद में फाइनल मॉक भी अभी 2 लूंगा, है ना।
तो वो सारी चीजें भी वहां पर हम लोग ध्यान में रखते हुए करेंगे। जनरल नॉलेज जो है अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर बेसिकली जो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, वर्ल्ड अफेयर्स, ये सारी चीजों को, तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में करेंगे कि क्या क्या ऐसा है जो कि हमें कवर करना पड़ेगा। देखिए ऐसे राइटिंग भी है, आप ऐसे राइटिंग को भी आप जो है स्किप नहीं कर सकते। अभी मैं आगे और भी बात करूंगा कि बेसिकली हमें किस चीज पे ऐसे राइटिंग करना चाहिए, जो भी ग्लोबल इशूज है। अब ग्लोबल इशूज में क्या है कि आप जो है याद रखिएगा क्लाइमेट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें है ना। अब ये क्लाइमेट से रिलेटेड हो सकता है, इस तरीके से हजारों टॉपिक है, लेकिन उस हजारों टॉपिक में से फिल्टर आउट करके आपको अपने एग्जाम के हिसाब से समझने के लिए जो है चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ग्लोबल इशूज बहुत सारे हैं, ठीक है, उस चीज को भी ध्यान रखना है। जैसे वार वाला सिचुएशन जो है ना, जहां पर भी अगर बेसिकली देखेंगे तो जो बॉर्डर डिस्प्यूटेड एरिया है वहां पर जो है चीजें देखना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। कल्चरल कंपेयर आपको आना चाहिए बेसिकली इंडिया एंड जर्मनी के बीच में, इंडिया एंड जापान के बीच में। अच्छा एक चीज और कि एंट्रेंस एग्जाम आपका कॉमन होने वाला है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि आपको जापान भी पढ़ना पड़ेगा और आपको जर्मनी भी पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्योंकि आपका जो है भले ही आपने जापानीज का फॉर्म डाला है, आपका सिलेक्शन जापानीज लिस्ट में होगा या आपका जो है कट ऑफ वहां पर डिसाइड होगा, लेकिन पेपर आपको कॉमन होगा, तो वहां पर जो है दोनों चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये सारी चीजें मैं बना रहा हूँ। अब जो है बेसिकली जर्मनी के सोसाइटी एंड एजुकेशन से रिलेटेड आपको चीजें पता होना चाहिए, इंडिया जर्मनी एंड इंडिया जापान रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली ऐसे राइटिंग के लिए जो है बहुत सारे टॉपिक जो कि मैंने आपको बताया भी है, और वहां पर जो है 2 से 3 वीडियो ही मैंने किया है कि किस तरीके से ऐसे राइटिंग आपको करना चाहिए और किस तरीके से आप सही डायरेक्शन में है जो ऐसे राइटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप चीजों को फिल्टर आउट कर सकते हैं, कौन सा टॉपिक है, किस टॉपिक को कहाँ से तैयार करना है, वो सारी चीजों के लिए मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड कराया और साथ ही साथ मैंने कई सारे ऐसे से रिलेटेड टॉपिक भी प्रोवाइड कराए हैं ना, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है यहाँ पर मॉक में हेल्प करेगा, तो वो चीजें भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं कि एमसीक्यू जो है कैसे हमें कवर करना चाहिए, जो हमें डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्प करे एंड साथ ही साथ जो है आपका एमसीक्यू भी कवर हो जाए। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 का जो है ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि आखिर हुआ क्या था। ठीक है, वो चीजें आपको पता होना चाहिए, रेनेसांस आपको पता होना चाहिए, ये जो है एक तरीके का आपका आर्ट मूवमेंट है ना, ये सारी चीजों में आपको देखने को मिलता है, लिटरेचर में, सिनेमा में एंड ऑल, ये सारी चीजों में आपको रेनेसांस देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। म्यूजिक रिस्टोरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो है ये सारी चीजें जो है आपको पता होना चाहिए ना, तो ये बेसिक आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में चीजें क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन के बारे में आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आखिर यूएन क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। यूएन के स्पेशल एजेंसी जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, मेजर जो भी रेजोल्यूशन हुआ है हमारा वो पता होना चाहिए, नाटो पता होना चाहिए, G7, G20, एशियान, सार्क, उसके अलावा जो है इसके मेंबर क्या है, मेंबर कंट्री कितने हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। लेकिन इतनी सारी चीजों को आप जो है डिटेल में कवर नहीं कर सकते 10 दिन में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फिल्टर आउट करो चीजों को। अच्छा ये फिल्टर आउट आप किस तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके आपके पास में। एक तो जो है आप जो है जितने भी जो है पेपर हुए हैं इस तरीके के लैंग्वेज के, उसको आप ध्यान में रखो, या जामिया के जितने भी अदर कोर्स के पेपर हुए हैं उसमें देखो कि इस तरीके से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा रिसर्च करने में, है ना। आप इसको तैयार करने जाएंगे तो हो सकता है कि 2 से 3 दिन रिसर्च में आपका गंवा सकते हो आप। टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टू द पॉइंट जो है चीजें मैंने आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में, वन लाइनर फॉर्म में सारी चीजों का जो है प्रोवाइड कराया वहां पर, है ना, पेड वाले में स्लॉट वाइज करके, तो आप उसको कर सकते हो, या तो अपना खुद से भी कर सकते हो, मैंने आपको तरीका बता दिया है। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा या तो फिर आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, दोनों में से कोई ना कोई एक तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। टाइम दे दो थोड़ा सा, या तो जो है आप थोड़ा सा पैसा खर्च कर लो। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना। थोड़ा सा बेसिक इंडियन जीके के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो क्या क्या ऐसा है जो कि हमें कवर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है थोड़ा सा हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा जो है हमें इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा देखिए इंडियन हिस्ट्री में क्या ऐसा है जो कि हमें पता होना चाहिए, ये भी एक बहुत ज्यादा पॉइंट वाली बात है, क्योंकि देखिए लिटरेचर से चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं, तो बेसिकली हमें यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर पता होना चाहिए, हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट बुक्स है हमारा वो हमें पता होना चाहिए। ओवरऑल जो है ना आप फिल्टर आउट करोगे चीजों को किस तरीके से, ये सब जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब कुछ जो जितने भी पेपर आपके एंट्रेंस एग्जाम फैकल्टी ऑफ जो भी आपका लैंग्वेज एंड ह्यूमैनिटीज है उसके अंदर में जितने भी कोर्स जामिया ने अपने एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवाए, उन सारे पेपर को एनालिसिस करने के बाद में, अदर एंट्रेंस एग्जाम जेएनयू के पेपर को देखने के बाद में, इफ्लू के पेपर को देखने के बाद में, डून जो कि आपका देहरादून यूनिवर्सिटी जो है वहां के पेपर को देखने के बाद में, जितने भी जो कि आपके यूनिवर्सिटी लेवल के यूजी लेवल में जो भी एंट्रेंस एग्जाम लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, उन सारी चीजों को फिल्टर आउट करके रिसर्च के बेसिस पे मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया है। वही चीजें मैं आपको बताने की भी यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। तो इंडियन हिस्ट्री में आप जाके पूरा डीप में मत करो, इंपॉर्टेंट चीजें कुछ पता कर लो, जैसे महात्मा गांधी जी से रिलेटेड कुछ पता होना चाहिए, है ना, फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जैसे फेमस जो भी मूवमेंट वगैरह हुआ है, जो भी हमारा जो है
वार वगैरह हुआ है ना, जैसे बैटल वगैरह हुआ है, वो चीज आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा थोड़ा सा सल्तनत पीरियड के बारे में पता, पूरा डिटेल में आप मत कवर करो क्योंकि उतना ज्यादा है नहीं, 40 नंबर का पूछा जाएगा। और ऐसा नहीं कि 40 नंबर का हिस्ट्री पूछा जाएगा, मुश्किल से 3 से 4 नंबर का पूछा जाएगा। हो सकता है कि ये इंडियन हिस्ट्री से ना पूछ के इसको जो है स्टैटिक वाली चीजों से आप रिलेट करके भी पढ़ सकते हो। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए क्योंकि ज्यादा डीप में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी आपको बेसिकली पता होना चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी अगर देखोगे तो आपको बेसिकली रिवर के बारे में पता होना चाहिए, माउंटेन के बारे में पता होना चाहिए, जो भी हमारे माउंटेन रेंज है ना, डेजर्ट वगैरह हो गया। उसके अलावा जो है आपका मतलब जो भी नेशनल पार्क वगैरह हो गए, ये सारी चीजें आपको बेसिक इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड पता होना चाहिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको कवर करना पड़ेगा इन दोनों कंट्री से रिलेटेड, जर्मनी एंड जापानीज से रिलेटेड। मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करूंगा वर्ल्ड एटलस जो है आप वहां से कर सकते हो। थोड़ा सा टफ है लेकिन आप उस चीजों से करेंगे तो वहां पे ना वन लाइनर चीजें जो है आपके पास में अवेलेबल है। एक चीज याद रखिएगा, ऐसे राइटिंग में जो है ना ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं, ऐसे राइटिंग में जितने भी लोगों ने मुझे मतलब अप्रोच किया है ना, तो आप लोग ना वहां पर जो है एआई का यूज कर रहे हो, है ना। एआई का यूज मत करो क्योंकि देखो एआई से क्या करोगे कि वहां पर जो है ना जिस हिसाब से वो चीजें दे रहा है उस हिसाब से आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको थोड़ा सा अगर मान लो कि क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो एआई से वो उसका उसके बारे में आपको पता है, लेकिन अगर मान लो कि एक ओवरऑल आपको आइडिया है कि क्या टॉपिक है, किस तरीके से आपको लिखना है, जो मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ था, है ना, तो उसका अगर आइडिया रहेगा ना तो कल होके जो भी क्वेश्चन फ्रेमिंग अगर आपके सामने डिफरेंट आ जाता है आप उसको बहुत इजीली टेकल कर लोगे और यही चीज जो है आपको एग्जाम में आगे बढ़वाएगा। तो एआई का आप मदद लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसका मदद मत लो, लेकिन आप जो है ना गलत डायरेक्शन में जाके ले रहे हो एआई का मदद, क्योंकि आप क्वेश्चन को रट्टाफिकेशन करने जाओगे वो सबसे बड़ा नुकसान वहीं पर आपका हो जाएगा। क्योंकि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप जो है चीजों को फिल्टर आउट नहीं कर पा रहे हो कि क्या ऐसा जो कि आपको इस टॉपिक में लिखना चाहिए। तो इन सारी चीजों के लिए जो है ना थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च के लिए जो है मैंने चीजें बताएं, तरीका बताएं किस तरीके से आप कर सकते हो। वीडियो फॉर्म में 3 वीडियो मैंने किया है ना, वहां पर आपको एक एक चीज बताया। और उसके अलावा जो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आपके ऐसे राइटिंग, वो सारी चीजों के बारे में मैंने एक ओवरव्यू दिया। यहाँ पर सिर्फ पीडीएफ नहीं है, थोड़ा सा लेक्चर वगैरह भी है। और अभी आने वाले टाइम में 1-2 लेक्चर और भी होगा जो कि लाइव भी हो सकता है ना। लाइव मतलब पेड वालों का होगा ही होगा, और थोड़ा सा एमसीक्यू की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। इंडियन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आप बेसिक कॉन्सेप्ट ले लो, इंडियन ज्योग्राफी मैंने बता दी। इंडियन पॉलिटी के बारे में आप जाकर पूरा डिटेल में मत पढ़ने लग जाना, थोड़ा सा बेसिक जो है आपको फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए, इंपोर्टेंट आर्टिकल पता होना चाहिए, एफआर से रिलेटेड चीजें पता होना चाहिए, एफडी से रिलेटेड चीजें पता होनी चाहिए। बेसिक बेसिक जो कि नॉर्मल आपका जिस तरीके के एंट्रेंस एग्जाम में आपका पूछा गया वो सारी चीजें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इस तरीके से आप करेंगे ना तो अब इससे क्या होगा कि अगर मान लो आप नाटो कवर कर रहे हो, G7 कर रहे हो, G20 कर रहे हो, एशियान कर रहे हो, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जब आप नॉलेज में रखोगे तो आखिर इसका क्या रोल है ना, किस तरीके से ये वर्क करता है, इसका कोई सबमिट हुआ है, कोई रिपोर्ट है, उन सब के बारे में जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर जब आप ऐसे राइटिंग करोगे ना तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये सारी चीजें, है ना। तो इसलिए मैंने बताया कि ऐसे राइटिंग करने से पहले जो है आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से किसी टॉपिक पे कितने पॉइंट्स आपके पास में होने चाहिए, और उस टॉपिक से रिलेटेड मिलता जुलता कितना टॉपिक जो है आपको घुमा फिरा कर दे रहा है तो किस तरीके से आप उसको टेकल कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे राइटिंग टॉपिक क्या हो सकता है, उन सारी चीजों से रिलेटेड मैंने आपको वहां पर स्लॉट वाइज चीजें डिस्क्राइब करके बताया। बाकी अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, है ना, टाइम तो या तो पैसे दो, ये चीज आपको कहीं पर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी अपना कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप इंग्लिश वाले सेक्शन को बहुत अच्छे से कर लोगे, टेकल कर लोगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको स्किप करो आप। अगर आपका कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो तो इसको स्किप करो आप, है ना। ऐसे राइटिंग पे थोड़ा सा आपको अगर मेहनत की जरूरत है तो मेहनत करो। अगर हो सकता है कि ऐसे राइटिंग आपको लग रहा है या बहुत इजीली कर लोगे तो ऐसे राइटिंग को स्किप करो। इंग्लिश लग रहा है थोड़ा सा वीक है, इस पे काम कर लो। अगर मान लो कि ये दोनों सेक्शन आपको लग रहा है कॉन्फिडेंट हो आप कि हाँ चीजें कवर कर लोगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा जो है यहाँ पर जो है जो चीजें आपके लिए न्यू है ना, बेसिकली जापान कल्चर, जर्मन कल्चर है ना, जर्मनी से रिलेटेड, जापान से रिलेटेड, इन चीजों को आप कवर करो, है ना। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कवर करो, बेसिक इंडियन जीके जो है उसको आप कवर करो। कोई बुक आपको लेना चाहिए, बिल्कुल अभी जो है टाइम नहीं है, 10 से 12 दिन के अंदर में बुक के चक्कर में जाओगे आप जो है एक तरीके से पूरा कंफ्यूज होकर रह जाओगे। तो आप जो है ना स्मार्टली जो है चीजों को तैयार करो, थोड़ा सा नोट्स बना लो, इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, कोई ज्यादा मसला नहीं है। चलो ठीक है, बाकी जो है मैंने अभी एक मॉक टेस्ट जो फ्रेम कर दिया है ना, तो वो 8 PM से पहले पहले आपके सामने हो जाएगा। पूरा जो ऑफिशियल सिलेबस है आपका, उस ऑफिशियल सिलेबस के बेसिस पे मैंने आपका जो है मॉक टेस्ट बनाया। वहां पर टॉपिक आप जब देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको चीजों को टैकल करना है। एंड उसके अलावा वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा, एमसीक्यू किस तरीके के पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीजें। तो बेसिकली 4 से 5 मॉक टेस्ट जब आप करोगे तो वहां से मिलता जुलता जो है चीजें आपके इंटरनेट में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को किसी को भी ज्वाइन करना हो, है ना, कि अगर आपको चाहिए कंटेंट वगैरह, है ना, किस तरीके से इससे टॉपिक होगा, इससे राइटिंग किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या ऐसा सोर्स है जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होगा इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर जो आपको डिटेल प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यही नंबर होगा, तो आप यहाँ से कांटेक्ट कर लेना, आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों का हेल्पफुल रहा होगा, और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट इस एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आप जो यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा है कि B70 का फॉर्म डालेंगे और B70 में भी आपका नाम आ जाएगा 71 में, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप जिस कोर्स के लिए फॉर्म फिल करेंगे उसी लिस्ट में आपका नाम आएगा, यानी रिजल्ट जब आएगा तो आपने सपोज कर लो कि एक्स, ये मैं मतलब मैं बंदा हूँ एक्स जो कि B70 का डाला है, और ना पेपर जो है हम दोनों का कॉमन दे रहे हैं,
ठीक है। तो रिजल्ट जब होगा तो हमारा लिस्ट में अगर नाम आएगा तो B70 में आएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि B70 का कट ऑफ जो कि 65 आया है और उसके अलावा जो है मेरे पास में यहाँ पर 65 नंबर था एक बंदे के पास में और B70 का कट ऑफ जो कि 70 गया था, तो ऐसा नहीं होगा कि B71 में शिफ्ट कर जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है ना। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखिएगा, अगर दोनों फॉर्म डालते हैं तो दोनों में जो है आपका नाम आने आएगा। ऐसा नहीं कि एक पेपर दे रहे हैं, एक का फॉर्म पेमेंट कर रहे हैं और दोनों जगह नाम आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, है ना। तो अगर दोनों में अगर आपको चाहिए तो दोनों फॉर्म फिल करना पड़ेगा, पेपर आपका कॉमन होगा, रिजल्ट जो है कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करेगा, कितने फॉर्म कहाँ पर आ रहे हैं, कौन से जो बच्चे ने फॉर्म डाला हुआ है कहाँ पर कट ऑफ किस तरीके से जा रहा है, ये सारी चीजें मैटर करेगा, है ना। तो आपको इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। दिल्ली सेंटर है आपका, है ना। पेपर जो कि आपका 14 सितंबर है और उसके अलावा फॉर्म डेट आपका 6 सितंबर है। बाकी एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस ऑफिशियल जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी और उसके अलावा कोई और डाउट इसमें? दिल्ली सेंटर हो गया और उसके अलावा जो है 1.5 घंटे का टाइम जो कि आप ये मान के चलो 90 मिनट है ना। और उसके अलावा जो है 40 जिसमें आपका MCQ हो जाएगा और उसके अलावा 60 जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, लंबा चौड़ा जो भी होगा मैं पढ़ के रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। आई होप आप लोगों को वीडियो जो है हेल्पफुल लगा होगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।